स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम आरआरबी ग्रुप डी के 21 दिसंबर के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो आपका पूछा गया था, मार्च 2025 में किसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो जो 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और ये जो राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, ये पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा ये किया गया था। नोमा ये आपका एमपी का टाइगर रिजर्व है जो कि शिवपुरी ज़िले में स्थित है। इसके बाद अगर हम और भी इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व की बात करें, जिसमें 55वां 56वां 57वां ये इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आता है जो कि आपका राजस्थान में है, ये 55वां है। और 56 में की अगर हम बात करें तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ में है। 57वें की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये आपका रातापानी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चले तो उससे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है ग्रुप डी के करंट अफेयर में, क्योंकि जो ग्रुप डी के करंट अफेयर का वेटेज है वो 50% प्लस ग्रुप डी का वेटेज है, तो आप हमारी ई बुक जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें पूरा 1 ईयर 1 दिसंबर 2024 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर दिया गया, जिसमें मंथ वाइज करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट के लिए मिल जाते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और प्राइस जो है वो मात्र इसका 39 रुपये है, तो आप इसे बाई कर सकते हैं। आगे चलें तो अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद में कब मनाया जाता है। तो ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान में ये जो आपका है शहीद दिवस, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित 23 मार्च 1931 को इन तीनों क्रांतिकारियों को लाहौर के ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। इसी के उसमें ये आपका 23 मार्च 1931 जब इनको फांसी दी गई थी, तो इसलिए 23 मार्च को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें, वर्ष 2025 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। तो अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, यह आपका वर्ष 2025 में सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया था, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम पीओके के नाम से जानते हैं, स्थित आतंकी ठिकाने विशेषकर लश्कर तैयबा और जो टीआरएफ है के विरुद्ध ये चलाया गया था। इसमें ये जो चलाया गया था, ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर को चलाया था। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर ब्राज़ील के कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो रियो डी जनेरियो ये ब्राज़ील के शहर में इसको आयोजित किया जा रहा है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसकी थीम क्या थी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। तो जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, इसकी थीम थी अधिक समावेशी सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। ये 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की थीम थी। अगर इसमें हम सदस्य देशों की बात करें, जो इसमें 17 जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें स्पेशली इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें मिस्र था, इथोपिया था, ईरान था आपका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने सदस्य के रूप में भाग लिया था। आगे चलते हैं, मई 2025 में हुए इटालियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया। ये अब तक का 7th टाइम ये रिपीट प्रश्न हो रहा है, 1-2 दिन छोड़ के डेली ये ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि जो चारों ग्रैंड स्लैम्स हैं उनसे आपका ये डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इटालियन ओपन में मेंस सिंगल का खिताब जो है ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया था। वहीं अगर हम बात करें चारों ग्रैंड स्लैम में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये पुरुष एकल में जो यानिक सिनर है इनके द्वारा जीता गया था। और रनर अप इसमें कौन रहे थे, तो एलेक्जेंडर जो जेरेब थे ये आपके रनर अप थे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल में विनर जो थी वो मेडिसन कीज, रनर अप इसमें आर्याना सबलिंका जो थी रनर अप थी। फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में जो ये अभी आज पूछा गया है प्रश्न, कार्लोस अल्कराज, और रनर अप इसमें जो थे यानिक सिनर ये आपके रनर अप थे।
आगे चलते हैं महिला एकल। महिला एकल में जो विनर रहा वो कौन रहा, तो महिला एकल में विनर थी कोको गॉफ, और रनर अप जो थी ये आपकी आर्याना सबालेंका जो थी ये आपकी रनर अप थी। विंबलडन की हम बात करें तो विंबलडन में पुरुष एकल में ये किसने जीता, तो पुरुष एकल यानिक सिनर ने जीता। रनर अप इसमें आपके जो थे ये कार्लोस अल्कराज इसमें रनर अप थे। महिला एकल में विंबलडन में, तो महिला एकल विंबलडन जो है वो ईगा स्वास्टिक के द्वारा जीता गया, और रनर अप जो इसमें थी ये अमांडा अनिसिमोवा इसमें रनर अप रहीं। आगे इसमें देखें तो यूएस ओपन, तो यूएस ओपन में जो पुरुष एकल में जीता खिताब ये विनर इसमें कार्लोस अल्कराज, रनर अप यानिक सिनर ये पुरुष एकल में यूएस ओपन में रहे। और महिला एकल का विनर अप कौन रहा, तो ये आर्याना सबलेंका महिला एकल में विनर रहीं, और रनर अप जो थी ये अमांडा अनिसिमोवा इसमें रनर अप रहीं। वहीं अगर हम चारों स्लैम्स के ग्रैंड स्लैम के कोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं फ्रेंच ओपन, इसको हम रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ये आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। विंबलडन की अगर हम बात करें तो विंबलडन आपका ग्रास कोर्ट पर विंबलडन खेला जाता है, और यूएस ओपन ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आगे चलते हैं, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में पराली यानी कि स्टिबल बर्निंग जलाने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा पराली को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा गया है। इसके उद्देश्य क्या है कि पराली को ईंधन के रूप में उपयोग करना, वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण मुक्त राज्य बनाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके उपाय के लिए क्या किया गया है, तो धान की पराली प्रबंधन नीति, 90,000 कृषि मशीनों का वितरण और 1,000 प्रति एकड़ का जो है प्रोत्साहन हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग की रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2024-25 के बीच लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर निकले, यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है बहुआयामी गरीबी, उससे 2011-12 से 2024-25 के बीच कितने लोग गरीबी से बाहर आए, तो ये आपके 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ये लोग बाहर निकले हैं। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 62 वर्ष की आयु में पेशेवर मैच यानी कि प्रोफेशनल मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का नाम बताइए। तो ये खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो ये फॉल्कलैंड आइसलैंड के खिलाड़ी हैं एंड्रयू ब्राउनी, जिन्होंने 62 वर्ष की आयु में प्रोफेशनल मैचेस में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ पर आयोजित किया गया। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं ये 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण इसका 23 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया। जो लेह में आयोजित किया गया, इसके चरण में मुख्य रूप से आइस हॉकी और आइस स्केटिंग यहाँ पे इन 2 खेलों को आयोजित किया गया। वहीं दूसरा चरण जो होगा ये गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में इसको आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अगर हम मेडल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो आर्मी ने जीते 18 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण के साथ ये शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि हिमाचल प्रदेश के द्वारा 18 पदक और लद्दाख के द्वारा 7 पदक जीते गए। दूसरे और तीसरे स्थान पर ये हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका ये लद्दाख रहा। यह गेम्स 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आयोजित किए गए। मतलब जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ये आयोजित किए गए थे, ये इनका पहला चरण था। और दूसरा चरण जो है, अगला प्रश्न है आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोगों के लिए कितने प्रमुख विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये विपरीत लक्षणों का जो उपयोग किया गया था इनके द्वारा ये 7 का किया गया था। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए 7 प्रमुख लक्षण कौन से थे, तो तने की ऊंचाई लंबा और बौना होगा, फूल का रंग कैसा होगा, बैगनी और सफ़ेद, फूल की स्थिति क्या होगी यानी कि एक्सियल और टर्मिनल, अंतस्थ और अक्षीय जो फूल की स्थिति होगी।
वहीं इसमें अगर हम बात करें फली का आकार कैसा होगा, तो इन्फ्लेटेड यानी कि फूली हुई ये मटर की फली होगी और सिकुड़ी हुई होगी। और फली का रंग कैसा होगा, तो हरा और पीला जो है ये आपका फली का रंग होगा। बीज का आकार गोल और झुर्रीदार होगा। बीज का रंग कैसा होगा, तो पीला और हरा ये आपका बीज का रंग होगा। आगे बात करते हैं जनवरी 2025 में किस कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, यानी कि नौसेना में कमीशन किया गया। तो ये पनडुब्बी कौन सी थी, तो INS बागसीर जो कि S-26 पनडुब्बी है। ये कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। शामिल इसको 15 जनवरी 2025 को किया गया था। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो जो भारत का प्रोजेक्ट 75 चल रहा है उसी के तहत इस पनडुब्बी को भी निर्मित किया गया है, प्रोजेक्ट 75 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसी में आपका डिटेल दिया गया है। तो ये पनडुब्बी जो बना रहे हैं स्कॉर्पियन श्रेणी की, ये मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। और अगर हम इस पनडुब्बी की विशेषता के बारे में बात करें तो ये बागसीर एक हंटर किलर पनडुब्बी है जिसे समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे चलें तो उससे पहले बता दें कि ये स्टैटिक जीके की ई बुक है और ये तीनों ई बुक जो है हमारी करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साइंस की, तो तीनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो तीनों लिंक आपको, पहले आपको करंट अफेयर का लिंक दिया गया है, उसके बाद साइंस का और उसके बाद स्टैटिक जीके का लिंक दिया गया है, तो उससे आप परचेज कर सकते हैं। और ये लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड करा रखे हैं। आगे चलते हैं, 2024-25 में पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में अवैध अतिक्रमण और वनों की कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध यानी कि इकोलॉजी जो प्रोटेस्ट हुआ ये देखा गया था। तो ये कौन सा आपका पार्क था, तो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास के जो वर्षा वनों में अवैध कोयला खनन, अतिक्रमण और वन कटाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी विरोध देखने को मिला था। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन समिट 2025 की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो राष्ट्रीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन, इसकी जो बैठक आयोजित की गई ये 4 से 6 दिसंबर 2025 को गुजरात में इसको आयोजित किया गया। गुजरात की ये गांधीनगर में इसको आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है उसमें इसको आयोजित किया गया था। पादप प्लांट में वायु का संचालन किसके कारण होता है, तो जो स्टोमेटा होता है उसमें पादप प्लांट में उसी के कारण वायु का संचालन होता है। भारत में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मान्यता देना और इसके विकास को बढ़ावा देने में किस मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण सहयोग है, तो जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इसका सबसे अधिक ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है। आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो CO2 का जो द्रव्यमान होता है वो 44 होता है। वहीं अगर हम ऑक्सीजन यानी कि O2 की बात करें तो O2 जो ऑक्सीजन का होता है 16 होता है और O2 दिया गया है तो 16 × 2 करेंगे तो ये आपका 32 निकल के आएगा और टोटल जो आंसर होगा इसका 44 होगा। कार्बन का ये आपका 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का जब निकालेंगे तो 16 × 2 32 और 32 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो ये आपका 44 U यानी कि 44.01 ये आपका निकल के आएगा आणविक द्रव्यमान इसका। डायबिटीज़ की जांच के लिए जो चेक किट है कि किस संस्था द्वारा विकसित की गई है, तो डायबिटीज़ की जो जांच के लिए चेक किट है ये आपका IIT बॉम्बे और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। और वित्त पोषण मतलब इसको जो राशि है ये किसके द्वारा, तो ICMR के द्वारा इसको ये राशि प्रदान की जा रही है। और इसको बना कौन रहा है, तो बायोसेंस टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका, भारत में मधुमेह के बढ़ते मामलों के कारण कम लागत वाली और आसान जांच सुविधा
प्रदान कराना इसका उद्देश्य है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है? तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्री बल होता है, जिसके कारण ये हमें पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। आगे देखते हैं, क्षारीय बेस में डालने पर फेनोपित जो होता है इसका रंग कैसा हो जाता है? तो बेस जो होता है ये गुलाबी रंग में इसको चेंज हो जाता है और ये जो होता है एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में भी कार्य करता है। किस धारावाहिक कुंडली यानी कि जो करंट कैरिंग कॉइल होती है के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा परिभाषित की जाती है? तो यह आपका जो करंट कैरिंग कॉइल होता है इसकी जब हम उत्पन्न जो इसमें मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है उसकी अगर हम दिशा तय करते हैं तो वो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा इसकी दिशा को हम चेक करते हैं। आगे चलें तो ये आगे आपको जो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की ये लिस्ट दी गई है, जिसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 दिए गए हैं, जो 4 लोगों को ये दिए गए थे, और साथ में ही आपकी ये अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट भी दी गई है। इसमें हमने पूरा PDF में आपको कंपाइल करके दे रखा है और ये अभी से नहीं है, 27 नवंबर से जब से हम आपको रिव्यू करा रहे हैं तब से ये आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की लिस्ट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। और इनसे डेली आपका 3 शिफ्ट होती हैं, तो 2 शिफ्ट में आपका आसानी से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये जो इसके नीचे हमने PDF में कंपाइल करके दे रखा है तो इम्पोर्टेंट है, और ये PDF हम आपको डेली टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं पे जुड़ जाइए। और जो भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको ईबुक की लिंक दी गई है, जो भी आपको परचेज़ करना हो वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।